लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम वाली आतंकी घटना आप जानते हैं, 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उस घटना के बाद से जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो थी, उसमें भारत ने पाकिस्तान के कुछ अलग अलग हिस्सों पर आपने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर वहां के आतंकी शिविरों को तहस नहस कर दिया था भारत ने। और तभी से विपक्ष संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है और सरकार विपक्ष की मांग को टालती रही, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से दबाव बढ़ता रहा। तो अब सरकार ने बचने का एक नया तरीका निकाल लिया है और ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। 21 जुलाई जो 12 अगस्त तक चलेगा। हर साल होता है जुलाई के आखिर में, आखिरी सप्ताह में या 15 तारीख के बाद संसद का मानसून सत्र शुरू करते हैं जुलाई महीने में, और इसकी सूचना इतनी जल्दी लेकिन नहीं देते हैं। हर साल जुलाई अगस्त में संसद का मानसून सत्र लगता ही है और इसमें ऐसा कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है कि सरकार को करीब 1.5 महीना पहले इसकी जानकारी देनी पड़े। लेकिन चालाकी दिखाने के चक्कर में सरकार ने ऐसा किया और अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कहा है कि यह विशेष सत्र से बचने के लिए है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश इसी मसले पर क्यों हल्ला बोल रहे हैं, जरा उनको सुनते हैं। और बहुत कुछ है इस न्यूज पॉइंट में आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले जयराम रमेश को सुनिए। जो बातें रखना चाहते हैं वो देखिए, हकीकत यह है कि जब सेशन शुरू होने वाला है, जो शेड्यूल है, डेट, तारीख का कुछ दिन पहले उसकी घोषणा की जाती है। 7-8 दिन 10 दिन पहले घोषणा की जाती है। पहली बार हमारे संसदीय इतिहास में 47 दिन पहले सत्र की घोषणा की जा रही है। इसका मकसद क्या है? इसके पीछे राज क्या है? राज ये है, कारण यह है कि सरकार इस विशेष सत्र की मांग से भागना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बार बार 10 मई से हम मांग कर रहे हैं। खड़गे जी ने मांग की है, राहुल जी ने मांग की है, कल 16 विपक्षी दलों ने मांग की है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, क्योंकि जो मुद्दे हैं पहलगाम आतंकवाद हमले को लेकर, आतंकवादी पूंछ, गांदरबल, गुलमर्ग में जो आतंकी हमले हुए थे पिछले 18 महीने में, उसमें भी वो शामिल थे। पहलगाम में क्रूर हत्या की, अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे सीडीएस ने कई बातें कही हैं, वो भी सिंगापुर में, हमारे देश में नहीं, सिंगापुर में जाकर वो एक भेंट वार्ता में कहते हैं सिंदूर के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप 12 बार दोहरा चुके हैं कि मेरे वजह से युद्ध विराम हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा जुगलबंदी बन चुका है, खासतौर से पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर। हमारी विदेश नीति, कूटनीति बिल्कुल विफल हो गई है, फेलियर हो चुका है। ये सब मुद्दे हैं और ये सब मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, ये किसी एक पार्टी के मुद्दे नहीं है। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री से और बीजेपी की ओर से, तो ये सब सवाल हम उठा रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक सामूहिक संकल्प दिखाने की जरूरत है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कि आप चर्चा से भाग रहे हैं? तो इस मांग को लेकर ये दबाव था और लोग पूछ रहे थे, अरे भाई क्या है, विशेष सत्र कराइए, 1-2 दिन का बातचीत होने दीजिए, एक सामूहिक संकल्प निकल आए, एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाए। उससे ध्यान हटाने के लिए 47 दिन पहले, कभी भी नहीं हुआ है, 47 दिन पहले घोषणा की जाती है कि 21 जुलाई से एक सत्र बुलाया जाएगा। कोई किसी को मेहरबानी नहीं है, ये सत्र बुलाना था, मॉनसून सेशन होना जरूरी था, वो हमारे संसदीय कैलेंडर में है, परंपरा रहा है। और मैं पहले से भी कह रहा था 20, 21, 22 तक बुलाया जाएगा, पर विशेष सत्र की एक विशेष महत्व है और आज के हालात में एक विशेष महत्व रखता है। तो आप सुन रहे थे यहां जयराम रमेश को। विशेष सत्र 47 दिन पहले इसकी घोषणा करने के पीछे का मकसद क्या है? अगर सरकार सोचती है दोस्तों कि संसद के मानसून सत्र में वो विपक्ष के सवालों से बच जाएगी, तो ये उसकी बड़ी खुशफहमी है,
क्योंकि विपक्ष के तेवर अभी सरकार को बख्शने वाले नहीं दिख रहे हैं। और साफ साफ अभी आपने सुन लिया, कल जिस अंदाज में राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण दिया, उससे भी तिलमिलाई हुई बीजेपी अपनी पूरी फौज राहुल गांधी को घेरने में उतार दी है। पहले सुन लीजिए कि नरेंद्र सरेंडर वाला भाषण जो दिया था राहुल गांधी ने, उसमें और क्या बोला था। जिन साथियों ने कल सुन लिया था उनसे माफी चाहते हुए दोबारा इसको सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फौज राहुल गांधी के खिलाफ उतार दी। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो इस भाषण के इस हिस्से से बीजेपी घबराई हुई पूरी फौज उतार दी, अपने तमाम नेताओं की फौज। और सबसे बड़ी बात कि सेनापति खुद उतर गए, यानी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि सरेंडर शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी का है। आइए जरा देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है यहां पर जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लिख रहे हैं, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे, आपकी पार्टी ने किया होगा, आपके नेताओं ने सरेंडर किया होगा, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। लेकिन भारत कभी सरेंडर नहीं करता। सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है, आपके डीएनए में है। राहुल गांधी, आपको अपनी पार्टी की सरकारों का कार्यकाल याद करना चाहिए, किस तरह आपने इतिहास में सरेंडर किया। आपने आतंकवाद के सामने सरेंडर किया, शर्म अल शेख में सरेंडर किया, 1971 की लड़ाई जीतने के बाद शिमला में टेबल पर सरेंडर किया, सिंधु जल समझौते में सरेंडर किया, हाजी पीर का दर्रा सरेंडर किया, छंब सेक्टर का 160 किलोमीटर का इलाका सरेंडर किया, 1962 की लड़ाई में सरेंडर किया, 1948 में सरेंडर किया और यहां तक कि देश की आजादी के समय मुस्लिम लीग के भी सामने सरेंडर किया। ये कह रहे हैं जेपी नड्डा। चलिए, जेपी नड्डा साहब ने अपनी भड़ास निकाल दी और ये लिखकर, लेकिन सरेंडर वर्ड कितना परेशान कर रहा है आज की तारीख में बीजेपी को, बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों को। ये आपने यहां एक छोटी सी वानगी से सुन लिया। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। अपने बचाव में बीजेपी अब इंदिरा गांधी पर हमले कर रही है, राहुल गांधी की समझ और संस्कारों पर सवाल उठा रही है और ऐसा करके खुद को ज्यादा फंसा रही है, क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी के दौर में मिल रही नाकामियों को सामने रख रही है। आइए जरा सुन लीजिए, पवन खेड़ा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मसले पर क्या कुछ कहा है। अब विदेश नीति, सरेंडर नीति, देश के अंदर सारी नीतियां ट्रोल्स चलाते हैं और देश के बाहर की जो नीतियां सरकार में जो बनाई जा रही हैं वो एक व्यक्ति जो सरेंडर करके बैठा है वो चलाता है। बांग्लादेश पड़ोस में है, भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में एक पुराना खंडहर एयरबेस, अब उसको चीन अपग्रेड कर रहा है, मॉडर्नाइज कर रहा है, उसका रिपेयर कर रहा है। भारत की सीमा से 12 किलोमीटर दूर। ये अभी इसी हफ्ते की डेवलपमेंट है, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। ये विदेश नीति आपकी है कि संकट की घड़ी में एक भी देश, मैं दोहराता हूं, एक भी देश आपकी सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं करार कर पाया। आप नहीं कर पाए। जब ऑपरेशन सिंदूर आपने लॉन्च किया, एक भी देश, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा था। वहां तुर्की खड़ा था, चीन खड़ा था, अजरबैजान खड़ा था, लगातार प्रस्ताव आ रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुवैत ने वीजा रेस्ट्रिक्शन हटा दी पाकिस्तान पर से। कुवैत में 21% आबादी भारतीयों की है। कुवैत का जो लेबर फोर्स है, श्रमिक जो हैं, 30% श्रमिक कुवैत के भारत के हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर दिया, उसके बाद
कुवैत और पाकिस्तान एमओयू साइन कर रहा है लेबर पे, श्रमिकों पे। ये हमारे यहां के श्रमिकों की हालत होने वाली है। यह है सरेंडर नीति। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। हमें बोलने में अच्छा नहीं लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री कायर निकले, बहादुर सेना, बहादुर देश, पूरा विपक्ष आपके पीछे खड़ा था, आप घुटनों पर आ गए, अमेरिका के दबाव से आ गए। सेना हतप्रभ, देश हतप्रभ, विश्व हतप्रभ, विपक्ष हतप्रभ, मीडिया हैरान, लेकिन साहब सरेंडर। इसीलिए कहते हैं नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। तो नाम नरेंद्र, काम सरेंदर, ये कह रहे थे यहां पर पवन खेड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आज आधिकारिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये सब तमाम बातें, और इन बातों में खासकर ये कहना कि आपने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, और पाकिस्तान को अगर आप मजा चखा सकते थे तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपको बता दूं कि IMF, आप जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है जिसके थ्रू पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, और इसके बाद यहाँ से पैसे मिले थे पाकिस्तान को, जिसमें भारत भी है, लेकिन भारत ने वोटिंग के समय वॉकआउट कर दिया था। खैर, लेकिन उसके बाद दूसरा एक बैंक और है, ADBI, एशियाई विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। उस बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 668 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है, जबकि 2 दिन पहले, 1 तारीख को, आज 4 तारीख है जी, 4 तारीख है, 3 दिन पहले, ये तस्वीर देखिए, 3 दिन पुरानी तस्वीर है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मासातो कांदा। मासातो कांदा जो हैं, ये आए, मिले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की और उसके बाद ट्वीट भी किया। उन्हीं से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से साभार इस ट्वीट को आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस पिक्चर को पहुंचा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हैं और शायद कह रहे होंगे कि पाकिस्तान को आप फंड मत दीजिए। 1 महीना पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी उनसे आग्रह किया था कि पाकिस्तान को सहायता न दी जाए, लेकिन मोदी सरकार की बात अब दुनिया नहीं सुन रही है। ये बात अब जग जाहिर है, बार बार जाहिर हो रही है, और मोदी को तकलीफ इस बात की है कि विपक्ष उनसे सवाल क्यों कर रहा है, क्योंकि 668 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को दे दिए। तो मोदी की कौन सुन रहा है? जो पवन खेड़ा कह रहे थे वो गलत है क्या? वैसे विपक्ष के सवालों से बचने का एक और तरीका बीजेपी ने अपनाया और बताया कि 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू हो सकती है। 1 मार्च 2027 से, ये 2025 के 4 जून को हम बात कर रहे हैं, अभी 2026 पूरा का पूरा बाकी है, लेकिन 2 साल बाद की बात आज हो रही है और अब भी शायद वाले अंदाज में बात हो रही है। शायद 1 मार्च 2027 की बात हो रही है, जबकि 2021 से अब तक 4 साल मोदी सरकार ऐसे ही गंवा चुके हैं, यूं ही गंवा चुकी है मोदी सरकार। फिर 2 साल और क्यों चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल बड़े हो या छोटे, मोदी सरकार उनके जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। इधर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी के लिए भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश का ही वो भाषण आपको सुना रहा था जिसमें नरेंद्र सरेंडर वाली बात कर रहे थे, बता रहे थे। और मध्य प्रदेश के बाद आज राहुल गांधी हरियाणा में थे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से और उनके वहां के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ बैठक की चंडीगढ़ में। और यहां उन्होंने 2 टूक कह दिया कि गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। जी हां, गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी। ये पार्टी के अंदर की गुटबाजी की बात राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने में जिस तरह जुटे हुए हैं, उससे क्या नतीजे आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के मुद्दों पर जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्हें अनसुना करके क्या बीजेपी खुद को बचा पाएगी? लेकिन इन सब के बीच एक खबर और भी आप सबके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूके के सुप्रीम कोर्ट में भाषण देने गए और वहां पर देश के हालात पर उन्होंने जो भाषण दिया, उससे भी शायद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को परेशानी हो।
उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मोदी के सामने गंभीर चुनौतियां क्या हैं, यह समझने की कोशिश, और कैसे राहुल को घेरने के लिए भाजपा ने पूरी फौज उतार